Hey guys, welcome back to the AR YouTube channel. और नया साल का नया महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक दिल दहला देने वाला प्लेन क्रैश हमारे सामने आ गया। बोइंग 737 का एक विमान उड़ान के महज 4 मिनट्स के अंदर ही ATC के रडार से गायब हो गया। इंडोनेशिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 जनवरी 2021 बोइंग 737 का एक विमान श्रीविजय 182 करीब दोपहर के 2 बजे उड़ान भरने वाला था। सारे इंस्पेक्शन होने के बाद भी इस फ्लाइट को 30 मिनट डिले कर दिया गया और फाइनली 2:36 में ये प्लेन उड़ान भरा। उस वक्त एयरपोर्ट में बारिश हो रही थी, पर बारिश इतनी भी तेज नहीं थी कि प्लेन को कोई नुकसान पहुंचा सके। इस प्लेन को समुद्र को क्रॉस करके पोंटिनाक एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में कुल 62 लोग सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स और 7 बच्चे थे। धीरे धीरे ये प्लेन 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक प्लेन राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ पर ATC ने देखा कि प्लेन का डायरेक्शन अचानक से कैसे बदल गया। इस बात का पता लगाने के लिए कंट्रोलर ने फ्लाइट 182 के पायलट से पूछा, पर पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद देखते ही देखते ये प्लेन रडार से गायब हो गया। समुद्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने एयरपोर्ट तक ये खबर पहुंचाया कि एक प्लेन तेजी से समुद्र में गिरा है। रेस्क्यू टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने के बाद जो नजारा सामने दिखाई दिया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। समुद्र के पानी में लाखों गिलन फ्यूल तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। प्लेन के टुकड़े, लोगों की लाशें, कपड़े समुद्र में बिखरे पड़े थे। किसी की भी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जो बच्चे फ्लाइट से पहले सेल्फी लेके सोशल मीडिया में फोटो अपलोड कर रहे थे, आज मलबे में सिर्फ उनके कपड़े ही नजर आ रहे थे। एक पल में मानो सबकी सांसें थम गई हो। हजारों की संख्या में प्लेन के टूटे मलबे को समुद्र से निकाला गया। अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को भी खोज निकाला गया। ना कोई सिग्नल, ना ही मेडे कॉल। कैसे ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया? आखिर कैसे एक आधुनिक प्लेन इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया? अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को इन सवालों के जड़ तक पहुंचना था। प्लेन क्रैश के 3 घंटे बाद इन्वेस्टिगेशन की एक टीम पहुंच गई और रडार के साथ साथ कंट्रोलर का बयान भी दर्ज किया गया। ATC का कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये पता चला कि प्लेन में मुसीबत आई तो थी, लेकिन पायलट ने इस मुसीबत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इवन ATC के पूछे जाने के बाद भी जवाब में पायलट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं फ्लाइट रडार 24 के अनुसार प्लेन राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ा। इसके बाद ये तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगा और 13,000 फीट के एल्टीट्यूड से लगभग 250 फीट नीचे आ गया और तभी ये प्लेन रडार से गायब हो गया। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि प्लेन हवा में डैमेज नहीं हुआ, बल्कि ये समुद्र से टकराने के बाद बर्बाद हुआ। अब यहाँ पर लगने लगा कि प्लेन के मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी हुई होगी, जिसके कारण प्लेन के कंट्रोल सरफेस का कोई अहम हिस्सा जैसे कि विंग्स या टेल टूट गया होगा। अब यहाँ पर बोइंग 737 के मेंटेनेंस मैनुअल को बोइंग कंपनी से मंगवाया गया और देखा गया कि पास्ट के मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं किया गया था, पर अफसोस यहाँ पर भी कोई कमी नजर नहीं आया। प्लेन का पूरा मेंटेनेंस बोइंग के नियम कानून के आधार पर ही किया जा रहा था और ये प्लेन बिल्कुल ही सेफ था, उड़ान भरने के लिए सक्षम था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक और बात पता चली। 23 मार्च से 23 अक्टूबर तक यानी कि लगभग 7 महीनों तक प्लेन को ग्राउंडेड किया गया था। इवन उड़ान भरने से पहले भी प्लेन को 30 मिनट तक डिले किया गया। इसकी जांच करने के बाद ये पता चला कि प्लेन किसी मैकेनिकल खराबी की वजह से ग्राउंडेड नहीं किया गया था, बल्कि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। वहीं बात रही 30 मिनट्स डिले की, तो प्लेन को डिले इसीलिए किया गया था कि उस वक्त बारिश हो रही थी।
अब इन्वेस्टिगेशन की टीम का हर शक खारिज होने लगा। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। अब सारी उम्मीदें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर ही टिक गई। इससे पहले कि ब्लैक बॉक्स का रिजल्ट सामने आता, एक मैगजीन ने यह दावा कर दिया कि प्लेन में करीब 1 महीने पहले ऑटो थ्रोटल का प्रॉब्लम था। दोस्तों, ऑटो पायलट प्लेन को ऑटोमेटिकली उड़ाता है जिस तरह से भी उसे कमांड दिया गया हो, और ऐसा करने के लिए ये ऑटो थ्रोटल का भी इस्तेमाल करता है। जरूरत के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली प्लेन के दोनों थ्रोटल को एक साथ घटा या बढ़ा सकता है। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने दोनों थ्रोटल को कहा, वो भी एक साथ। सपोज अगर एक इंजन अधिक थ्रस्ट जनरेट करता हो, वहीं प्लेन का दूसरा इंजन कम थ्रस्ट जनरेट करता हो, ऐसे में प्लेन कम थ्रस्ट वाले इंजन की ओर मुड़ सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में दोनों थ्रोटल को मैन्युअली कंट्रोल करके एक समान थ्रस्ट जनरेट किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस ऑटो थ्रोटल के बारे में पता किया, पर कंपनी वालों ने कहा कि इस प्लेन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, यानी कि ये तर्क भी फेलियर साबित हुआ। 15 जनवरी 2021 फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। टोटल 330 पैरामीटर्स पर गहराई से जांच किया गया। फ्लाइट पाथ, प्लेन का स्पीड, इंजन का कंडीशन, कॉकपिट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ अच्छे कंडीशन में था। कहीं से भी क्रैश होने की कोई भी आशंका दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, प्लेन का FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है, जैसे कि पायलट ने ऑटो पायलट में कौन कौन सा कमांड डाला था, कितना थ्रोटल यूज किया, प्लेन का स्पीड क्या था, किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं था। ऐसे ही 330 तरह के पैरामीटर्स पर जांच किया गया, पर यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को असफलता ही हाथ लगी। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की आखिरी उम्मीद भी नाकामयाबी लेके आई। ये केस अब भी जारी है और जारी है हमारा केस स्टडी भी। तो ये थी अब तक की कहानी। कोझिकोड के प्लेन हादसे का फाइनल रिपोर्ट आने में अब भी 1 से 2 महीनों का वक्त लग सकता है, तो तब तक हमें बस इंतजार ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।